नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। और चलिए रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। धर्मनगरी हरिद्वार से श्री अयोध्या धाम के लिए सोमवार को लगभग 1500 श्रद्धालुओं को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन में वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता, जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में प्रतिभाग किया था और उनके परिजन सहित कई अन्य श्रद्धालुओं को लेकर ये ट्रेन हरिद्वार से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। श्रद्धालुओं में इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला है और बहुत खुशी का माहौल है, बहुत हर्षोल्लास का है। आप देख रहे होंगे सभी बड़े उत्साहित हैं। श्रद्धालु आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, सभी बड़े उत्साहित हैं। जय श्री राम। रामशिला यात्रा हर किसी से का साक्षी रहा हूं और ये अद्भुत अलौकिक क्षण है पूरे हिंदू समाज के लिए। और भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है रामलला के मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और हिंदू शक्ति का जागरण हो रहा है पहले जत्थे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्साह तो आगे और बढ़ता ही रहेगा। समाज का जागरण का यह प्रारंभिक चरण है और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और विश्व को। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त बेहद कम अब नजदीक आ गया है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद 5 फरवरी से होने जा रही विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी। सदन से पास होने के बाद यूसीसी एक कानून के रूप में उत्तराखंड राज्य में लागू हो जाएगा। लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि 2 फरवरी को विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी और लोग लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आयोजित हो रहा है। सदन के पटल पर जब इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा, उसको देखने के बाद ही कांग्रेस इस पर कुछ निर्णय लेगी। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। देहरादून के कोलागढ़ में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, जीजीआईसी के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ में शिक्षा विभाग के डीजी वंशीधर तिवारी भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां वर्चुअल तरीके से छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव न लेने के बारे में टिप्स दिए, साथ ही उन्होंने कहा कि नियमित रूप से अपने प्रश्नों की तैयारी करते रहें और तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों के अभिभावकों का भी सहयोग बहुत जरूरी है और इसी तरह से शिक्षकों से भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है, ताकि किसी तरह से छात्र छात्राएं कोई तनाव ना लें। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं ने वर्चुअल तरीके से आज प्रधानमंत्री के परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम को सुना है और शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा का आज रजिस्ट्रेशन किया था और 15,000 से ज़्यादा टीचरों ने आज रजिस्ट्रेशन किया था और 4,000 से ज़्यादा अभिभावकों ने इसमें आज रजिस्ट्रेशन किया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हजारों स्कूलों में कार्यक्रम किया गया। लाखों बच्चों ने हमारे राज्य में इस कार्यक्रम को देखा है
प्रधानमंत्री जी हर साल की भांति इस साल भी लगभग 2.25 घंटे बच्चों के साथ रहे हैं। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया। हमारे उत्तराखंड का भी सौभाग्य था कि हमारे यहाँ के बच्चे ने भी प्रश्न पूछा है। और बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के जो आंकड़े बताते हैं कि जब से परीक्षा पे चर्चा का अभियान शुरू है, लगभग 10% रिजल्ट पूरे देश का अच्छा रहा है। हरिद्वार में संत रविदास की दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग का अनावरण खानपुर विधायक उमेश कुमार ने किया और इस मौके पर सत्संग और भजन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। यह रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में संत रविदास की दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग का अनावरण खानपुर विधायक उमेश कुमार ने किया। इस मौके पर सत्संग और भजन कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जनसैलाब उमड़ा। बता दें कि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने दुनिया की सबसे बड़ी हस्त निर्मित संत रविदास की पेंटिंग की स्थापना नगर निगम के करीब रविदास घाट पर करवाई है। इस मौके पर संत रविदास की तारीफ करते हुए उमेश कुमार ने कहा कि संत रविदास सभी के लिए प्रेरणादायी और पूजनीय है। उमेश कुमार ने कहा कि जब से वह विधायक बने हैं, तब से अब तक 2 दर्जन से अधिक संत रविदास के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वो संत रविदास की याद में बड़ा काम करना चाहते थे, जो रविदास कल्याण महासभा के सहयोग से संपन्न हुआ है। हमारे सिंधी संत रविदास आश्रम के प्रबंधक रमेश नाथ जी। विधायक उमेश कुमार ने जून महीने में 424 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि विधायक उमेश कुमार हरिद्वार लोकसभा खानपुर विधानसभा में कराए जा रहे विकास कार्यों से पूरे उत्तराखंड में चर्चित हो रहे हैं। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले विधायक उमेश कुमार के पास उत्तराखंड की हर विधानसभा से जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, जिसका वो मौके पर तुरंत समाधान करते हैं। विधायक उमेश कुमार ने अपने कामों के जरिए विरोधियों के लिए भी बड़ी लकीर खींची है, जिसके कारण वो आज हरिद्वार में अगड़ा, पिछड़ा, दलित और मुसलमानों के सर्वमान्य नेता बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं टिहरी विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 1 फरवरी को देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे। जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि टिहरी विस्थापितों को अभी तक भूमि दर अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ये सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी तरह हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के भाग 1, 2, 3, 4 में बसे विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी भी मारी फिर रही है। उन्होंने कहा कि 2016 में तत्कालीन सरकार ने मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश जारी किए थे और पत्रावली तैयार करवाई गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। अब एक मांग नहीं बल्कि ये हमारा कर्तव्य था राज्य का कि हम उनको मालिकाना हक, भूमिधरी अधिकार दें। टिहरी के लोग जो पथरी में बसे हैं भाग 1, 2, 3, 4 में, वैसे ही बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में है, लेकिन अपनी जोती जारी जमीन पर, अपने आवास पर आज भी उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। जब ये मामला हमारी सरकार के वक्त में हमने निर्णय लिया था, आदेश दिए थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। विधानसभा में जब ये मामला उठा और मुख्यमंत्री की बैठक में उठा तो आदेश जारी।
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जी हां, साथ ही अपना जनाधार लगातार बढ़ा रही है और कई दिनों से लोग अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में काफी संख्या में कई पूर्व सैन्य अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, जिन्हें पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने सदस्यता दिलाई है। दरअसल हल्द्वानी से कुमाऊं बीजेपी संभाग कार्यालय में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और बीजेपी सदस्यता अभियान के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, निश्चित ही आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जहां जुड़ रहा था, विशेषकर सैनिक तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और आज भी पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जितने भी सैनिक हैं, अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी का जुड़े हैं, विचारों से भी और सहयोग भी करते हैं। आज जो लोग हमको सहयोग करते आए थे वो लोग विधिवत भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और धामी जी तथा मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। कितने लोगों ने आज 55 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। और ये तो केवल आज एक छोटा सा कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी और होना है। और प्रत्येक विधानसभा में 200 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे चंदन सिंह जी जो इस जिले के संयोजक हैं और संयोजक खेमा जी और शाह जी, ये सब। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को उत्तराखंड का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश भरा। कांग्रेस के सम्मेलन के बाद बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, जहां एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर भाड़े की भीड़ जुटाने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस, आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता का दावा किया है। कांग्रेस द्वारा एक प्रचारित किया गया था कि कार्यकर्ताओं की बैठक है और 10,000 बूथ बताए गए, जब सच्चाई है कि 11,700 से ज़्यादा पोलिंग बूथ हैं और कार्यकर्ता बैठक में कुर्सियां खाली हो जाएं तो ये सिद्ध करता है कि केवल एक प्रकार से किराए की भीड़ थी। तो कांग्रेस का जो आधार है वो सबने देख लिया है। जिस प्रकार से मंच की जो स्थिति थी वो भी सबने देखी, आप ही के चैनलों के माध्यम से देखिए। कुर्सियां खाली जब बोल रहे थे और खींच इतनी थी कि अपनी देरी का आने का कारण भी मोदी जी को बता दिया कि साहब जहाज में बैठने की अनुमति लेनी पड़ती, फला लेनी पड़ती। तो एक प्रकार से निराशा का वातावरण है। कांग्रेस मुद्दा भी ना, हमको भी लगता था कि मुख्य विपक्षी दल है, कुछ सरकार को सुझाव दे के जाएंगे, राज्य के विकास के लिए कुछ बिंदु बताकर जाएंगे, लेकिन टोटली पॉलिटिकल बिंदु पर उन्होंने अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है उसे कहने का अधिकार है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। और उन्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप भी जो है विपक्ष में रहे और बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहे। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तराखंड में मीडिया कार्यशाला का आयोजन होना है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी कार्यशाला में शिरकत करेंगे। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो भी प्रकल्प हैं, विभाग हैं, सभी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और इसी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश मीडिया कार्यशाला का कल देहरादून में आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे जिले के सभी मीडिया प्रभारी, हमारे मोर्चों के सभी मीडिया की टीम और हमारे प्रदेश की मीडिया टीम उसमें भाग लेंगी। उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी भी उसमें शरीक होंगे और उन सबका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है।
देहरादून पुलिस यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का अभियान चला रही है, जो कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के क्रम में सोमवार को देहरादून घंटाघर चौक पर 1 दिवसीय बाल इंस्पेक्टर अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इस दौरान दोनों ही बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को रोककर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करवाया। ये सड़क सुरक्षा का जो पूरा ये मास है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा इजाद किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जन इस पर जो उसको देखे और समझे भी, और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो, और साथ ही साथ जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए। क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे 2 बालक हैं, जो अभी एक सीपीओ इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए, इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे, इतना हम लोग समझाते हैं, तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई है और इस बैठक में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर प्लान तैयार करने और ऑटो रिक्शा में फर्स्ट एड बॉक्स रखवाने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों की सहायता करने वालों को पुरस्कृत करने और हादसे के समय सहायता के वीडियो को प्रसारित करने को कहा कि ताकि लोग भी सहायता के लिए प्रेरित हो। अल्मोड़ा पुलिस ने जिले में तमाम इलाकों में गुम हुए 57 मोबाइल फोन वापस किए हैं। जहां एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने मोबाइल स्वामियों को उनके खोए फोन वापस किए हैं। एसएसपी ने कहा कि जिले भर में खोए मोबाइलों की शिकायत पर अल्मोड़ा पुलिस ने कार्रवाई कर फोन वापस किए हैं और मोबाइल फोन पाने वाले लोगों ने सभी ने पुलिस का आभार प्रकट करते हुए सराहना भी की है। देखिए, ये कुछ समय से जो मोबाइल जो गुमशुदगी थे उनकी जो कंप्लेन हमारे द्वारा लिखी गई थी, उसको आज हमारे मोबाइल रिकवरी सेल ने 57 मोबाइल जो अभी कुछ दिनों में रिकवर किए हैं, इनके ओनर्स को हमने आज लौटाए हैं। आज 10 से 12 जो ओनर थे उनको आज मेरे द्वारा हैंडओवर किया गया है। ये जो कुल 57 मोबाइल से उनकी कीमत अनुमानित लगभग 14 लाख रुपये के आसपास की है। तो भविष्य में भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा, अगर किसी का मोबाइल गुम होता है तो हमें सीधे कंप्लेन करें, ताकि अल्मोड़ा में इस बार जाड़ों के मौसम में जंगल आग से धधकने लगे हैं। जी हां, जंगलों में आग से वन संपदा के साथ जंगली जानवरों को नुकसान भी हो रहा है। जंगलों में लगातार लग रही आग को देखते हुए वन महकमा हरकत में आ गया है। वन विभाग ने कंट्रोल बर्निंग शुरू कर दी है, जबकि डीएफओ अल्मोड़ा ने जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों पर एफआईआर करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएफओ अल्मोड़ा दीपक सिंह का कहना है कि इस बार बारिश और बर्फबारी नहीं होने से जंगलों में नमी की कमी हो गई है और जिस कारण आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इस बार बर्फबारी हुई नहीं है, ना बारिश हुई है, तो इस वजह से जो हमारे नमी है उसमें कमी आई है और इस वजह से फायर की घटनाएं थोड़ी अधिक हो रही हैं। परंतु इस क्रम में जो विभाग है, विभाग स्तर से कार्रवाई की जा रही है। जहाँ भी आप लोगों के माध्यम से या जहाँ से भी सूचना मिलती है वहाँ पे मौके पे स्टाफ को भेजा जाता है और प्रयास किया जाता है कि उसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भी आग लगाई जा रही हैं। तो उसके संबंध में मैं यह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की गतिविधि न करें। यदि बार बार मना करने के बाद भी गतिविधि नोटिस होती है तो उनके। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।